आज की हमारी गहन चर्चा का आधार है शिव नारायण का एक बड़ा ही दिलचस्प लेख फ्रॉम कॉर्टेक्स टू क्रिएशन, हाउ ब्रेन रीजन्स ड्राइव तक्षशिला इनोवेशन। हाँ, ये तक्षशिला की रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुआ है। और ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी का विकास ठीक उसी तरह होता हो जैसे इंसान का दिमाग सीखता है, एक आइडिया के जन्म से लेकर उसकी मास्टरी तक का सफर। ये सवाल ही एक तरह से इस पूरे लेख का सार है, और ये सिर्फ कोई एकेडमिक तुलना नहीं है। नहीं, ये एक मॉडल है। बिल्कुल, ये एक फ्रेमवर्क, एक मॉडल पेश करता है। लेखक का तर्क है कि जब हम इनोवेशन को अपने दिमाग के प्राकृतिक तरीकों से जोड़ते हैं तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ज्यादा टिकाऊ और सहज भी हों। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाई नहीं जाती, वो विकसित होती है। हाँ, वो हमारे दिमाग की तरह ही विकसित होती है, सर्किट द सर्किट। चलिए सफर पर चलते हैं और इसे समझने के लिए एक उदाहरण साथ लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम एक नई AI पावर्ड फोटो एडिटिंग ऐप बना रहे हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव, पहला चरण है डेफिनेशन फेज, परिभाषा चरण। यानी किसी भी बड़े काम से पहले की सबसे जरूरी चीज, एक साफ और स्पष्ट इरादा कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उतना ही जरूरी क्या नहीं कर रहे हैं। इस फेज में टेक्नोलॉजी का मकसद, उसकी सीमाएं सब तय होता है। ठीक है, तो हमारी फोटो एडिटिंग ऐप के लिए इसका क्या मतलब होगा? और लेख के मुताबिक इस फेज में दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एसोसिएशन कॉर्टिसेस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये इससे क्या करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आप अपने दिमाग का CEO समझिए। अच्छा। ये ऊंचे दर्जे की प्लानिंग करता है, लक्ष्य तय करता है। तो हमारी ऐप के लिए यह CEO तय कहेगा, ठीक है, ये ऐप सिर्फ पोर्ट्रेट फोटो के लिए होगी और इसका मुख्य काम होगा एक क्लिक में बैकग्राउंड हटाना। वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे। नहीं, वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे। ये सीमाओं को परिभाषित कर रहा है। और एसोसिएशन कॉर्टिसेस वो क्या है? वो आपके CEO के अनुभवी सलाहकार हैं। ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो आपके पुराने अनुभवों और सीखी हुई बातों को स्टोर करते हैं। तो ये सलाहकार कहेगा, याद है पिछली बार जो ऐप बनाया था उसका इंटरफेस बहुत मुश्किल था। हाँ, लोगों को पसंद नहीं आया था। बिल्कुल, तो इस बार इसे एकदम सिंपल और क्लीन रखते हैं। तो इस पहले चरण में दिमाग के ये हिस्से मिलकर एक बिखरे हुए क्रिएटिव आइडिया को एक फोकस्ड, व्यवस्थित योजना में बदलते हैं। समझ गई। तो प्लान तैयार है, लेकिन एक आइडिया तो बस हवा में होता है जी। उसे हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा? जाहिर है उसका एक ढांचा बनाना होगा, जो हमें दूसरे चरण पर लाता है, स्ट्रक्चर फेस। बिल्कुल। यहां पर उस प्लान को एक ठोस डिजाइन, एक ब्लूप्रिंट में ढाला जाता है। आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्चर। कौन से हिस्से होंगे, वे एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, डेटा कहां से आएगा, कहां जाएगा, ये सब। और इसके लिए दिमाग के दो हिस्से खास तौर पर काम करते हैं, हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब्स। ये दिलचस्प है। हिप्पोकैम्पस तो यादों से जुड़ा है ना, उसका टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर से क्या लेना देना? हाँ, आपने सही पकड़ा। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने और स्थानिक नेविगेशन यानी स्पेस में अपनी जगह समझने के लिए जरूरी है। ओके। आप इसे एक लाइब्रेरियन की तरह सोचिए जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का नक्शा बनाता है। वो बताता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। इसी तरह डेवलपर्स, जिन्हें लेख में नॉलेज ट्रांसफॉर्मर कहा गया है, वो अपने हिप्पोकैम्पस का इस्तेमाल करके ऐप के पूरे सिस्टम का एक मानसिक नक्शा बनाते हैं कि यूजर लॉगिन का सेक्शन यहाँ होगा, इमेज प्रोसेसिंग का इंजन वहां होगा। बिल्कुल, और सेव एक्सपोर्ट का फीचर इस जगह होगा। वो पूरा एक मेंटल मैप बना लेते हैं। तो हिप्पोकैम्पस ने लाइब्रेरी का नक्शा दे दिया, फिर टेम्पोरल लोब्स का क्या काम है? अगर हिप्पोकैम्पस नक्शा है तो टेम्पोरल लोब्स वो लाइब्रेरियन है जो हर किताब पर लगे लेबल को पढ़कर बताता है कि इसका विषय क्या है और ये दूसरी किताबों से कैसे जुड़ी है। कॉन्टेक्स्ट देता है। हाँ, ये सिर्फ मतलब नहीं समझता, ये उनके बीच के रिश्ते को भी समझता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ये यूजर प्रोफाइल है, बल्कि ये भी बताता है कि यूजर प्रोफाइल का ऑर्डर हिस्ट्री से क्या लेना देना है। इसके बिना आपके पास बस कमरों और अलमारियों का एक ढांचा है, ज्ञान नहीं। बेहतरीन। तो अब हमारे पास एक प्लान है और एक ढांचा भी। अब उसमें जान डालने का वक्त है, उसे सोचने लायक बनाने का। यह हमें तीसरे चरण पर लाता है, कॉग्निटिव फेज। हाँ, अगर स्ट्रक्चर फेज कंकाल है तो कॉग्निटिव फेज वो दिमाग है जो शरीर को चलाना सीख रहा है। अच्छा। इस चरण में उस ब्लूप्रिंट को एक वर्किंग नॉलेज फ्रेमवर्क में बदला जाता है। सिस्टम को उसके काम करने के नियम और तर्क सिखाए जाते हैं।
और लेख कहता है कि इसमें पैराइटल लोब्स की मुख्य भूमिका है। एक मिनट, पैराइटल लोब तो वो हिस्सा है जो हमें छूने या तापमान जैसी संवेदी जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करता है ना? इसका टेक्नोलॉजी के सोचने से क्या लेना देना? ये कनेक्शन थोड़ा नहीं, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ऊपर से देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन पैराइटल लोब का एक और महत्वपूर्ण काम है। वो क्या है? अलग अलग तरह की जानकारी को एक साथ लाकर उससे मतलब निकालना। ये तार्किक तर्क और समस्या समाधान का केंद्र है। ओके। हमारी फोटो ऐप के मामले में ये वो हिस्सा है जो समझता है, अगर यूजर रिमूव बैकग्राउंड बटन दबाता है तो मुझे पहले तस्वीर में इंसान को पहचानना होगा, फिर उसके किनारों को डिटेक्ट करना होगा और फिर बाकी सब कुछ हटाना होगा। अच्छा, तो ये अलग अलग संवेदी इनपुट्स जैसे यूजर का क्लिक को एक तार्किक प्रक्रिया से जोड़ रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक समझदार एक्शन लेने के बारे में है। तो अभी तक हमारा आइडिया पैदा हुआ, उसने एक ढांचा पाया और अब उसने सोचना भी सीख लिया है। अब तक सब कुछ थ्योरी में हुआ है। हाँ, कागज पर। अब असली एक्शन शुरू होता है, जो हमें चौथे इनोवेटिव फेज पर लाता है। बिल्कुल, ये करके सीखने वाला चरण है। यहाँ पहली बार कोड लिखा जाता है, प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं और खूब गलतियां की जाती हैं। हाँ। और इसके लिए दिमाग के दो हिस्से जिम्मेदार हैं। मोटर कॉर्टेक्स जो एक्शन लेता है, मतलब कोड लिखने का काम करता है, और सेरिबेलम जो उस एक्शन के नतीजों से सीखता है और गलतियों को सुधारता है। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस वाला फेज है, जैसे कोई संगीतकार बार बार रियाज करके अपनी कला को निखारता है। हाँ, और यहाँ हर गलती एक डेटा पॉइंट है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी, मैं घंटों तक कोड लिखता था और 99% बार वो फेल होता था, लेकिन हर एरर मैसेज मुझे कुछ नया सिखाता था। सही बात है। मेरा सेरिबेलम उस वक्त ओवरटाइम काम कर रहा था। यही इनोवेटिव फेज है। आप एक फीडबैक लूप बनाते हैं। कोशिश करो, फेल हो, सीखो और फिर से बेहतर कोशिश करो। और यहाँ असफलता को एक झटका नहीं बल्कि सीखने का एक जरूरी संकेत माना जाता है। बिल्कुल। तो इस ट्रायल एंड एरर के बाद हमारी ऐप अब काम करने लगी है, लेकिन शायद ये बहुत स्लो है या कभी-कभी क्रैश हो जाती है। क्या ये यूजर्स को देने के लिए तैयार है? अभी नहीं। ये काम तो कर रही है, पर ये भरोसेमंद और कुशल नहीं है। और यहीं 5वां चरण आता है, फॉर्मेटिंग फेज, स्वरूपण चरण। यहाँ परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। हाँ, फाइनल टच दिया जाता है। अगर इनोवेटिव फेज में आप गिटार बजाना सीख रहे थे, तो फॉर्मेटिंग फेज में आप एक कॉन्सर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए कौन से दिमागी हिस्से काम करते हैं? यहाँ सेरिबेलम फिर से मुख्य भूमिका में है, लेकिन इस बार उसका काम गलतियों को सुधारना नहीं, बल्कि हर एक्शन को सटीक, स्मूथ और एफिशिएंट बनाना है। अच्छा। साथ ही सेंसरी इंटीग्रेशन नेटवर्क भी एक्टिव होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐप का हर हिस्सा मिलकर एक सहज अनुभव दे। स्क्रोलिंग स्मूथ हो, बटन तुरंत काम करें, बैटरी कम खर्च हो। बिल्कुल, ये एक कच्चे प्रोटोटाइप को एक परिपक्व प्रोफेशनल प्रोडक्ट में बदलने जैसा है। ठीक है, अब हमारी ऐप शानदार है, तेज, सुंदर और भरोसेमंद भी। लेकिन अब आता है असली इम्तिहान, जब ये असली दुनिया का सामना करती है। ये हमें छठे चरण पर लाता है, तक्षशिला फेज। हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी असली दुनिया का सामना करती है। प्रतिस्पर्धी, बदलते यूजर ट्रेंड्स और अप्रत्याशित चुनौतियां। अब सिर्फ सही काम करना काफी नहीं है, अब माहौल के हिसाब से खुद को ढालना भी है। हाँ, ये सर्वाइवल का फेज है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं पर तक्षशिला लेवल्स का कॉन्सेप्ट सही मायने में सामने आता है? क्या हम यहाँ लेवल 3 या 4 पर हैं? बिल्कुल। लेवल 2 तक आप एक कंट्रोल्ड लैब में थे। लेवल 3 और 4 पर आप असली बाजार में उतरते हैं, और इसके लिए दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा जिम्मेदार है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, इसको आप अपने दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकते हैं। ऑटो पायलट कैसे? जब आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस के लिए ड्राइव करते हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि कब टर्न लेना है। आपके हाथ पैर अपने आप काम करते हैं। ये बेसल गैंग्लिया है जो आदतों को ऑटोमेट कर देता है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये ऑटो पायलट कैसे काम करता है? ये टेक्नोलॉजी को बाजार के संकेतों के आधार पर आदतें बनाना सिखाता है। मान लीजिए ऐप का डेटा दिखाता है कि यूजर्स किसी खास फिल्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो सिस्टम अपने आप उसे होम स्क्रीन पे प्रमोट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। या अगर कोई प्रतिद्वंदी एक नया फीचर लॉन्च करता है, तो टेक्नोलॉजी को तेजी से सीखना होगा और जवाब देना होगा। ये निरंतर विकास और अनुकूलन का चरण है। ये तो कमाल है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक सीखने वाला, एक तरह से जीव बन रही है। तो इस सफर का अंत क्या है?
क्या इससे भी ऊपर कोई स्तर है? हाँ, आखिरी और 7वां चरण है इंट्यूटिव फेज, सहज चरण। महारत का शिखर। हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी सहज और स्वचालित हो जाती है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो आपके काम का एक हिस्सा बन जाती है। और लेख के मुताबिक इसमें बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम और एक और दिलचस्प नेटवर्क शामिल है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अब ये तो सच में उल्टा लगता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते या दिन में सपने देख रहे होते हैं। हाँ। विशेषज्ञता के शिखर पर दिमाग का खाली हिस्सा क्यों काम करेगा? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये विशेषज्ञता के असली मतलब को उजागर करता है। जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो या टाइपिंग करना हो, आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको सचेत होकर सोचना नहीं पड़ता। आपकी उंगलियां या हाथ अपने आप सही काम करते हैं। आपका सचेत मन अब आजाद है। अच्छा। और इसी खालीपन में असली क्रिएटिविटी और इंट्यूशन पैदा होती है। तो यहीं पे डार्क नॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, डार्क नॉलेज वो ज्ञान है जो आपके अवचेतन में इतनी गहराई से बस चुका है कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्रैंड मास्टर, शतरंज का खिलाड़ी, ये नहीं बता सकता कि उसने खास चाल क्यों चली। वो बस कहता है ये सही लगी। हाँ, इट जस्ट फेल्ट राइट। हमारी फोटो एडिटिंग ऐप इस चरण में एक प्रोफेशनल एडिटर के हाथ का विस्तार बन जाएगी। उसे बटनों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वो बस अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देगा और ऐप सहज रूप से उसका साथ देगी। तो अगर हम इस पूरे सफर को तक्षशिला लेवल्स के चश्मे से देखें तो ये कैसा दिखेगा? तो देखिए, लेवल 0 पर हमारे पास बस एक बिखरा हुआ अव्यवस्थित आइडिया था, कोई न्यूरल अलाइनमेंट नहीं। लेवल 1 और 2 में हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्सों का इस्तेमाल करके सचेत रूप से एक संरचना और तर्क बनाया। ये बहुत मेहनत का काम था। कंट्रोल में था सब कुछ। हाँ, लेवल 3 और 4 पर तक्षशिला फेज में बेसल गैंग्लिया की मदद से सिस्टम ने असली दुनिया से सीखना और खुद को ढालना शुरू किया। और लेवल 5 यानी इंट्यूटिव फेज वो शिखर है जहां टेक्नोलॉजी सहज रूप से काम करती है, ठीक एक रिसर्च स्कॉलर की तरह जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका हो। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि टेक्नोलॉजी का विकास सिर्फ कोडिंग या इंजीनियरिंग का मामला नहीं है। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के सीखने के तरीके को भी दर्शाती है। हाँ। और सफलता का रास्ता एक तय क्रम से होकर गुजरता है, सचेत मेहनत भरे नियंत्रण से शुरू होकर सहज स्वचालित विशेषज्ञता तक। और ये ढांचा हमें इनोवेशन के बारे में सोचने का एक नया तरीका देता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या बनाते हैं, बल्कि ये भी है कि हम कैसे बनाते हैं। क्या हम सीधे चौथे चरण में कूदने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बिना पहले 2 चरणों की नींव रखे। क्या हमारी टेक्नोलॉजी बाजार में अनुकूलित होने में विफल हो रही है क्योंकि हमने उसे छठे चरण के लिए तैयार ही नहीं किया? दिमाग के साथ तालमेल बिठाकर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो अधिक स्वाभाविक, टिकाऊ और अंततः अधिक मानवीय महसूस हो। और ये बातचीत एक बहुत बड़ा विचार हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर हम भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बच्चों के लिए शैक्षिक प्रणालियों को जानबूझकर इसी मस्तिष्क आधारित सीखने के क्रम पर डिजाइन करें तो क्या होगा? क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो सच में सीखती हैं, सिर्फ नकल नहीं करती? या ऐसे इंसान तैयार कर सकते हैं जो अपनी पूरी क्षमता को और अधिक प्रभावी ढंग से अनलॉक कर सकते हैं?